हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे लैंड यूज़ प्लानिंग के बारे में, जो कि आपका यूपी पीएससी के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, वैसे प्रॉपर टाउन प्लानिंग में ही आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं। Land use planning is a crucial component of urban and regional planning that involves the systematic allocation and organization of land for different purposes such as residential, commercial, industrial and open space। तो आपकी सिटी के अंदर जो लैंड अवेलेबल है उसका आपको इफेक्टिव ऑप्टिमम यूज़ करना है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के, मतलब रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, अलग अलग पर्पस के लिए, रिक्रिएशनल, है ना। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग पर्पस के लिए आप उसका ऑप्टिमल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप वहाँ के सोशल, है ना, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जानते हैं डिटेल डिस्कशन लैंड यूज प्लानिंग में। सबसे पहला आता है इसमें जोनिंग एंड रेगुलेशन। जोनिंग डिवाइड्स लैंड इनटू डिफरेंट जोन्स सच एज विद ईच स्पेसिफिक परमिटेड यूजेज एंड रेगुलेशन। जोनिंग रेगुलेशन कंट्रोलिंग बिल्डिंग हाइट, डेंसिटी, सेटबैक, लोड साइज एंड अदर एस्पेक्ट टू इंश्योर कंपेटिबिलिटी एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लैंड यूजेस। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी जो क्या बोल सकते हैं, जो सिटी है, जो लैंड है, वहाँ पर हमने जैसे रेजिडेंशियल एरिया घोषित कर दिया। अब इस रेजिडेंशियल एरिया में भी, इस पर्टिकुलर एरिया में आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कुछ 18 मीटर, 30 मीटर, 24 मीटर आपने रेस्ट्रिक्ट कर दी कि इससे ज़्यादा बिल्डिंग की हाइट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो नेचुरल वेंटिलेशन है, नेचुरल जो सन की रेज है, वो कहीं ना कहीं उसको कवर अप कर लेगी और पास वाले को वो नुकसान होगा उसका। ठीक है, तो ऐसी हाइट बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं डेंसिटी के बेस पे बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसमें 500 तक रहते हैं, इसमें 200 तक रहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग जोन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा आता है अर्बन ग्रोथ मैनेजमेंट। Land use planning helps manage urban growth by designating areas for different types of development. It prevents urban sprawl by concentrating development with a specific zone, preserving agricultural land and natural spaces. तो अर्बन जो ग्रोथ हो रही है उसका हमें मैनेजमेंट करना है कि इसमें हम इस जो इसे रेजिडेंशियल एरिया है तो इसमें हम पर्टिकुलर जो प्लॉट हमने काट दिए, इससे ज़्यादा प्लॉट हम नहीं काटेंगे। दूसरी जगह पर हम लोगों को रहने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। उसको स्पेसिफिक जोन में जो कल्चरल एरिया है उसको आप प्रिजर्व कर सकते हो, लैंड को बचा सकते हो, नेचुरल स्पेसेस वाली जो लैंड है उसको आप रिजर्व कर सकते हो। तो जो आपकी अर्बन सिटी की जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, उसको आप मैनेज कर सकते हो। थर्ड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग। लैंड यूज प्लानिंग कंसीडर द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड सपोर्ट डिफरेंट लैंड यूज सच एज रोड्स, यूटिलिटी, वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम। तो रोड्स, यूटिलिटी, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है। जैसे जैसे आप अपनी जो सिटी है उसको ग्रो करते हो, बाहर की साइड नए प्लॉट्स, नई जो प्लानिंग है उसको बनाते हो, तो उसी के साथ साथ आपको रोड, इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, इन सब की भी आवश्यकता होती है। तो हमें उसकी भी प्रॉपर, और सिटी से ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के थ्रू उसको प्रॉपर कनेक्शन, इसकी भी हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। It ensures that the necessary infrastructure is available to accommodate development and prevent bottlenecks। तो ऐसा बोलते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बोटलनेक क्या होता है, जैसे आपने बोटलनेक मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ तक तो बहुत चौड़ा रोड है और यहाँ पर बहुत छोटा रोड है, तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि जो निकलने वाले व्हीकल हैं उसका ध्यान देखने को मिलता है, या कहीं ना कहीं उसमें से कंजेशन डेवलप हो रहा है या कुछ ऐसी परेशानी हो रही है, इसे हम बोलते हैं बोटलनेक। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई 6 लेन हाईवे, उसका 3 लेन है। अब 3 लेन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 लेन पे वो कनेक्ट हो रहा है, तो ये वाला जो एरिया है क्या कहलाएगा, उसका बोटलनेक कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें जाम लगने की संभावना ज़्यादा होती है, डिले की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर हमें ओपन स्पेस का प्रिजर्वेशन भी करना पड़ेगा। हम प्लानिंग की बात करते हैं तो लैंड यूज प्लानिंग डेजिग्नेट एरिया फॉर पार्क्स, ग्रीन स्पेस एंड नेचुरल रिजर्व्स। तो जो आपकी सिटी के अंदर जो पार्क्स अवेलेबल हैं, है ना, ठीक है, जो नेचुरल रिजर्व्स अवेलेबल हैं, जो लेक्स अवेलेबल है, जो रिवर्स अवेलेबल है, उनका प्रिजर्वेशन भी एज ए आपको प्लानर की तरह करना पड़ेगा। इट इंश्योर्स दैट अर्बन एरियाज हैव एक्सेस टू रिक्रिएशनल एरिया, एनहेंस बायोडाइवर्सिटी एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स। तो जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए रिक्रिएशनल एरिया का एक्सेस होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होती है ओपन एरिया को प्रिजर्व करने से। तो इसकी प्लानिंग भी जरूरी है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। लैंड यूज प्लानिंग टेक्स इनटू अकाउंट सेंसिटिव एनवायरमेंटल एरिया सच एज वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जो रिवर्स अवेलेबल है, जो वेटलैंड्स अवेलेबल है ना, जो रामसर, अपने राजस्थान की साइड इसको रामसर बोलते हैं, फॉरेस्ट अवेलेबल है, इन सब का भी हमें कंजर्वेशन करना है। इट मिनिमाइज द डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया टू प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट एंड प्रिवेंट इकोलॉजिकल डिसरप्शन। ये क्या प्रिवेंट करता है कि जो हैबिटेट, जो लोग पहले से उस जगह रह रहे हैं, जो जानवर पहले से उस एरिया में रह रहे हैं, जो मछलियाँ जो उस एरिया में रह रहे हैं, उनको प्रिवेंट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। और जो इकोलॉजिकल डिसरप्शन आज की तारीख में हम लोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, उसको भी ये बचाता है।
मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट में आपको पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ, नहीं आया तो आप वापस समझ लीजिए। लैंड यूज प्लानिंग टू द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट लैंड यूज विद इन द सेम एरिया टू प्रमोट वोकेबिलिटी एंड रिड्यूस कम्यूटिंग। तो आपको आपके घर से बाहर जाने पर ही सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आजकल जो मल्टी स्टोरी वाला कॉम्प्लेक्स चला है, तो आप जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं तो यहीं पर नीचे आपके यहाँ पर एक बोल सकते हैं कपड़ों की दुकान है, एक शूज़ की दुकान है, एक नाई की दुकान है, पास में एक मार्केट है जहाँ सारी सब्जी मंडी है ना, अलग अलग किराने की शॉप्स, इस टाइप की शॉप सारी की सारी उस मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपकी वॉकेबल डिस्टेंस। तो आपको उसके लिए गाड़ियाँ यूज़ नहीं करनी है, इससे आपके एनवायरनमेंट को भी फायदा मिलेगा। मिक्स्ड यूज एरिया कंबाइन रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल स्पेस, एनहेंसिंग कन्वीनियंस एंड रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन। और पास में ही कोई एक गार्डन भी है ना, उसी बिल्डिंग के आसपास कोई गार्डन भी है। तो ये सब क्या हो गया, मिक्स यूज़, मतलब लोगों को जो है ट्रैफिक को यूज़ नहीं करना है, गाड़ियों का यूज़ नहीं करना है, कार का यूज़ नहीं करना है, इससे ट्रैफिक कंजेशन में भी फायदा मिलता है, एनवायरमेंट को भी फायदा मिलता है, कन्वीनियंस भी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होती है मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट से। फिर आता है हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड यूज प्लानिंग डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसिंग ऑप्शन इंक्लूड सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। तो जो लैंड यूज प्लानिंग है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट को, जहाँ जो चीज़ अलोकेट करनी है वो अलोकेट करनी पड़ती है। इट एड्रेसेस हाउसिंग शॉर्टेज एंड अफोर्डेबिलिटी कंसर्न बाय अलोकेटिंग लैंड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हमारे लैंड को हम प्रॉपरली अलोकेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मल्टी स्टोरी की जरूरत है, तो उसके लिए हम इसको अलोकेट करेंगे तो लोगों को जो है सस्ते घर या सस्ते ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। लैंड यूज प्लानिंग इन्फ्लुएंस ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न बाय लोकेटिंग रेजिडेंस एंड कमर्शियल एरियाज नियर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नोड्स। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नोड्स है, जो मेजर चौराया है, मेजर नोड है, उसकी के आसपास जो है जो कमर्शियल एरिया है वो उसी के आसपास होंगे। तो लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए वो यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ा, अलग अलग स्टॉप पे होता हुआ, ठीक है, उस पर्टिकुलर नोड पे आ गया और उसी के पास में उसे उसकी सारी कमर्शियल जो उसकी ज़रूरत के सामान है वो सारी चीज़ें उसे मिल गई। या रहने को भी वहीं पर आप डेवलप कर सकते हैं नोड के आसपास। घर से बाहर निकले, बाहर आके पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया और आप अपनी जो गंतव्य वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इससे क्या होगा, आप पर्सनल व्हीकल का जो यूज़ है वो कम करेंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान कम होगा, कंजेशन कम होगा। इट मिनिमाइज द नीड फॉर लॉन्ग कम्यूट्स, इनकरेज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। अगर आप प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करेंगे तो ट्रैफिक कंजेशन, जो जाम हमें देखने को मिलता है हमारी सिटी में, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। लैंड यूज प्लानिंग डेजिग्नेट्स एरिया फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तो कुछ एरिया जो हमें डेजिग्नेट करना पड़ेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए भी हमारे इसमें, ताकि क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस सिटी की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर क्रिएट होती रहे। इट फोस्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इंडस्ट्रियल जोन एंड इनोवेशन हब्स। तो ये क्या करता है कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को, इंडस्ट्रियल जोन को और इनोवेशन हब्स को भी जो है एक तरह से हम लोग उसके अंदर फोस्टर्स कर सकते हैं। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। जब लैंड यूज प्लानिंग की बात करते हैं तो आपकी सिटी के अंदर जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड टेम्पल है ना, कोई ओल्ड जगह है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरली हिस्टोरिकली कोई महाराणाओं का महल है ना, तो उस जगह को भी आप एक तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं हेरिटेज साइट के रूप में, हिस्टोरिकल लैंडमार्क के रूप में। आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंट बिल्डिंग को आप प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे उसी मटेरियल से वापस कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। इट प्रिजर्व द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द सिटी एंड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। तो ये क्या कर सकता है, उसकी यूनिट जो सिटी है उसकी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है। सोशल इक्विटी। लैंड यूज प्लानिंग एम्स टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस रिसोर्सेज एंड एमिनिटीज फॉर ऑल रेजिडेंट्स। इट कंसिडर द नीड ऑफ डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स, इंश्योर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैव एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। तो जो सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, भले वो नल की सुविधा हो, भले वो बिजली की सुविधा हो, है ना, सीवेज की सुविधा हो, घर घर कचरा संग्रहण की सुविधा हो, वो सारी चीज़ें जो है हर एक इंसान को बराबरी से मिले, है ना, जो रेट है वो हर एक इंसान के लिए उस एरिया में जो रेट है वो लगभग बराबर मिले। तो सोशल इक्विटी भी प्रोवाइड करना एक प्लानिंग का पार्ट हो सकता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लैंड यूज प्लानिंग इन्वॉल्व्स एंगेजिंग द कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो आप मान लीजिए आप कोई प्रॉपर इस एरिया में मान लीजिए कोई मॉल या कोई गार्डन आप पार्क लाने वाले हैं, तो आप वहाँ के एरिया के जो लोकलाइट्स हैं आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, उन्हें अपना स्टेक होल्डर बना सकते हैं ताकि उसमें कोई परेशानी हो तो उसके लिए वो लोग उसको निपट सकें। पब्लिक इनपुट हेल्प शेप द डेवलपमेंट ऑफ लैंड यूज पॉलिसीज एंड इंश्योर द प्लानिंग अलाइंस विद द कम्युनिटीज़ विजन। तो हम प्लानिंग को जो है कम्युनिटी जो है, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो है ना उस एरिया में लोग रहते हैं, उनका विज़न भी हम हमारी प्लानिंग में इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है, आपको अलग अलग सर्वे करने होते हैं और उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं काम नहीं करते, तो कई जगह हमें सख्ती से भी काम करना पड़ता है।
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो इसकी भी प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। मान लीजिए आपका एरिया जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया या फ्लड प्रोन एरिया में आता है, जहां बाढ़ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, अर्थक्वेक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ना। लैंड यूज कंसीडर एरिया प्रोन टू नेचुरल हैजार्ड एंड अवॉइड बिल्डिंग्स इन हैजार्ड रिस्क जोन, इट मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सिटी रेजिलेंस। अब उस सिटी के भी पर्टिकुलर पार्ट में ही ज़्यादा भूकंप मान लीजिए उस जोन तक देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग जो है हाई रिस्क जोन में घोषित कर सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ रेगुलेशन ला सकते हैं कि इसमें आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो खड़े सरिये डालने हैं, या आप उसमें अर्थक्वेक में सरियों का उस हिसाब से यूज़ करना है कि वो जो है जब शेक हो तो वो ईजिली उसको बियर कर पाए इम्पैक्ट को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम उसको भी प्लानिंग में डालेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, तो ये क्या करेगा कि जो कम्युनिटी के ऊपर, जो सिटी के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आता है डिजास्टर का, उसको वो कम से कम कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, लैंड यूज प्लानिंग शुड अलाउ फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन चेंजिंग नीड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अनफोर्सिन चैलेंजेस। तो लैंड यूज प्लानिंग जो है वो अलाउ करती है एडजस्टमेंट बेस्ड चेंजिंग नीड्स को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, है ना, जो अलग अलग चेंजेस हैं, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट प्लान किया कि नहीं यहाँ पर हमें पार्क बनाना, वहाँ पर कोई नया सा उसमें लगा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हम वेटलैंड घोषित कर देते हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन, तो उस जगह की जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके लिए फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। इट शुड हैव प्रोविजन फॉर अपडेटिंग जोनिंग रेगुलेशन अकोमोडेटिंग न्यू लॉ एंड यूज ट्रेंड्स। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए रेजिडेंशियल है, इसमें बिल्डिंग हाइट आपने रेस्ट्रिक्ट कर रखी, थोड़ी सी आप वहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं वक्त को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, ठीक है। और नए लैंड यूज ट्रेंड्स को भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। आप मेरा लेक्चर यहाँ तक देख रहे हैं और मेरे साथ बने हुए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। टारगेट करते हैं हम लोग कुछ ही दिनों में 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। लैंड यूज प्लानिंग एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिविजुअल सिटीज रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन अमंग नेबरिंग jurisdiction. Regional planning helps manage growth, transportation network, environmental and concern transcend city boundaries. तो जैसे मान लीजिए आपकी एक सिटी है, एक सिटी नंबर 1 और ये सिटी नंबर 2, तो इनके बीच में कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरिडोर हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, सड़क प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। उन दोनों के बीच में भी कोलैबोरेशन होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट कंसर्न से, ट्रांसपोर्टेशन कंसर्न से सिटी को ग्रोथ कर सकें, ठीक है। तो ये भी एक तरह से रीजनल कोऑर्डिनेशन भी एक प्लानिंग का पार्ट होता है। समरी की बात करते हैं। लैंड यूज प्लानिंग एक डायनामिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है दैट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन फॉर मल्टीपल फैक्टर। इट एम टू क्रिएट बैलेंसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट इकोनॉमिक प्रोस्पिरिटी, सोशल वेलबिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कल्चरल एनरिचमेंट। तो जब आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो वहाँ की इकोनॉमिक प्रोस्पिरिटी भी बढ़ेगी, सोशल वेलबिंग भी बढ़ेगी, एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होगा और कल्चरली भी वो रिच होगा। इन सब पॉइंट्स का हमें ध्यान रखते हुए ही लैंड यूज़ की प्लानिंग करनी चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और प्लीज़ आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।